हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगेरी के वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या नई रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई हैं हंगेरी के वर्क वीज़ा प्रोसेस में। इनफैक्ट आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी है अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सपोर्ट पे, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे पीसीसी की और अपोस्टिल आपके डॉक्यूमेंट्स का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ, मैं कई बार हंगेरी ट्रैवल कर चुका हूँ। इनफैक्ट इस समय भी मैं हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में हूँ। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली लिया गया है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट से, और जो हमारे रिसेंटली क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हंगेरी के वर्क परमिट या हंगेरी के वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट करिए। इनफैक्ट अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे जो स्क्रॉल पे हमारा नंबर दिख रहा है उस पे मैसेज भेज सकते हैं, तो ये चेकलिस्ट हम आपको भेज भी सकते हैं। तो प्लीज़ नोट करना शुरू करिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फॉर्म भरना है। इसके साथ एनेक्सर 10 भरना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हंगेरियन इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म और साथ में एनेक्सर 10 भरना है। इसके साथ ही आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। ये जो 2 फोटोग्राफ्स हैं ये 3 महीने से कम पुरानी हो। 70% जो फोटोग्राफ है उसमें आपका फेस दिख रहा हो और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन है फ़ोटोग्राफ के लिए। और इनफैक्ट आप फ़ोटोग्राफ़र को बता सकते हैं कि आपको वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए। इस बारे में भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको अपना जो करेंटली वैलिड पासपोर्ट है वो देना है और उसके साथ साथ जो पुराने पासपोर्ट हैं वो भी देना है। अगर बाई चांस आपका पासपोर्ट पास्ट में खोया है तो आपके पास वो मिसिंग रिपोर्ट भी होनी चाहिए, ये भी मेंशन है चेकलिस्ट में। इसके बाद हम आते हैं फ़्लाइट बुकिंग पे। देखिए, अभी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि फ़्लाइट बुकिंग मतलब आप कब फ्लाई करेंगे, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में कम से कम 21 वर्किंग डेज़ लगते हैं। तो आप फिर भी एक रफ़ डेट का फ़्लाइट बुकिंग ले सकते हैं अपने एजेंट से कह के, तो वो पॉसिबल है। या रिफंडेबल टिकट ले सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। एकोमोडेशन प्रूफ, अब आप हंगेरी में काम करने जा रहे हैं, आप कहाँ पे रहेंगे, एकोमोडेशन प्रूफ बहुत ज़रूरी है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है उसके बाद एकोमोडेशन प्रूफ भी होता है। इनफैक्ट आप कहाँ पे रहेंगे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जब हंगेरी में काम कर रहे होंगे तो कहाँ पे रहेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है वैलिड इंश्योरेंस। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साल भर का इंश्योरेंस ख़रीद लीजिए। करीब 5,000 रुपये का इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो साल भर के लिए वैलिड होगा। अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस दे रही है तो मैं कहूँगा कि आप महीने भर का भी ले लें ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो चल जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे सपोज़ करिए कि आप 1 अप्रैल को वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो इंश्योरेंस की वैलिडिटी हो 1 मई से चालू हो तो वो चलेगा, 1 मई से चालू होनी चाहिए वैलिडिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि
कि कितना अकाउंट में पैसा होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि करीब 1.5-2 लाख रुपए हो तो अच्छा है, लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती मत डालिए, मतलब कि जस्ट आपको शो करने के लिए पैसे दिखाने हैं, वो मैं रास्ता आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो भूल जाइए, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ इनकम, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं करेंटली तो सैलरी स्लिप होगी आपके पास, या आपके स्टेटमेंट में दिख रही होगी, या आपके एम्प्लॉयर का लेटर होगा, वो आप दिखा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है साइंड प्रिलिमिनरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट issued by employer. It must contain the duration and condition of work and salary detail. एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ जो जनरली हंगेरियन और अंग्रेज़ी भाषा दोनों में होता है। कई बार कैसी होती है, 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ हंगेरियन होता है, एक तरफ इंग्लिश होता है, और कई बार जो पूरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हंगेरियन में होता है। उसमें आप अपनी सैलरी देख सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो देख सकते हैं, कितने वर्किंग आवर्स होंगे वो देख सकते हैं, तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो है valid preliminary workforce needs registration form issued by competent Hungarian authority। यानी ये एक तरीके का अप्रूवल है कि जो कंपनी है उसको अप्रूवल मिला है कि वो एक नॉन EU नेशनल को काम के लिए इस जॉब के लिए हायर कर सकती है। वर्कफोर्स नीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको बोलते हैं, ये लगाना ज़रूरी है। इसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट्स, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ाई की है उसका प्रूफ, जैसे 10th किया है, 12th किया है, 8th किया है, और वो आपको अपोस्टिल भी करवाना है। और अगर नहीं किया है तो आप घबराइए मत, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपके पास कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो रहने दीजिए, आपको इतना ज़रूरी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लीजिए आप, और उसको अपोस्टिल ज़रूर करवाना है। और अगर नहीं है, जैसे 1980 से पहले नहीं होता था बर्थ सर्टिफिकेट, तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास कुछ और होना चाहिए, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या आधार कार्ड में आपका नंबर है, वो भी चल जाएगा, क्योंकि एम्बेसीज भी समझती हैं इस चीज़ को कि हर एक के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन कोशिश करिए कि आप मैनेज कर सकें बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा हम बात करते हैं PCC की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देखिए 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो होता है पासपोर्ट ऑफिस से, वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेटिंग है। फॉर एग्जांपल पंजाब में जून तक डेट्स नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो अपोस्टिल करवा लीजिए। पहला आप कोशिश करिए कि आप पासपोर्ट ऑफिस से ले लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लोकल पुलिस ऑफिस से ले सकते हैं। मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस से डेट ले लीजिए, और पुलिस से भी अप्लाई कर दीजिए एज अ बैकअप। अगर आ जाता है पासपोर्ट ऑफिस से तो ठीक है, नहीं आता है तो ये पुलिस वाला चल जाएगा, लेकिन इसको अपोस्टिल करवाना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और PCC बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर मत करिए। कुछ केसेस में देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार डॉक्यूमेंट नहीं भी होते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ जो इमिग्रेशन होता है उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है, या जो वीज़ा ऑफिसर है उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप जेन्युइन हैं, तो कई बारी एक आध डॉक्यूमेंट के बिना भी आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए अपोस्टिल नहीं है, मुझे याद है जब मैंने हंगेरी का D वीज़ा अप्लाई किया था 2016 में, मेरे डॉक्यूमेंट अपोस्टिल नहीं थे, तब भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मुझे बोला कि हम मतलब प्रेफर करते हैं अपोस्टिल, लेकिन नहीं है तो ठीक है, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा क्या करना है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई उसमें। और CV ज़रूर चाहिए इंग्लिश में। इनफैक्ट आज ही हमारे 2 क्लाइंट्स का इंटरव्यू था, तो CV आप बना के ले जाइए। अगर उस बारे में भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपका पासपोर्ट पुराना खोया है तो उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। एक चीज़ है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, डिक्लेरेशन ऑन द मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली
अंडर द एप्लीकेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें भी क्या है, आपको एक सिंपल प्लेन पेपर पे लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आप पे डिपेंडेंट हैं। तो उसमें मैंने अभी जैसे रिसेंटली हमारे 2 क्लाइंट्स के लिए बनाया था, उसमें क्या है आपको लिखना है कि फैमिली मेम्बर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी आपकी रिलेशनशिप क्या है, और नीचे साइन कर दीजिए, वो सिंपल पेपर पे चल जाएगा। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे जब हंगेरियन एम्बेसी आपको मेल भेजती है, जब आपका इंटरव्यू का डेट डिसाइड हो जाता है, तो ये जो मेल है इसमें आज की डेट में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। ये एक तो ये लिखते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ नॉट ओल्डर देन 3 months। इट शुड बी विदाउट ग्लासेस एंड वाइट बैकग्राउंड। इस चीज़ को एम्बेसी हाईलाइट करती है क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ़ोटोग्राफ नहीं लाते हैं, उनको दिक्कत आती है। तो प्लीज़ ये फ़ोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन के अनुसार लाइए। और एक और चीज़ है, आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी है। जनरली एम्बेसी 1 सेट रिकमेंड करती है, मैं कहूँगा कि 2 सेट करवा लीजिए। और आपको फ़ोटोकॉपी एक साइड पे ही करवानी है। अगर इवन कई बार क्या चीज़ होती है, सपोज़ करिए डिग्री है, डिग्री में क्या चीज़ होती है, फ्रंट साइड पे भी कुछ है और बैक साइड पे भी कुछ है। तो आप ये नहीं करेंगे कि फ़ोटोकॉपी आपने एक पेज के दोनों तरफ करवा ली। आपको अगर सपोज़ करिए सेम पेज पे दोनों साइड पे है तो आपको 2 पेजेस पे वो कॉपी करवाना है, ठीक है। तो ये जो फ़ोटोकॉपीज़ होगी वो 1 साइडेड होंगी, कलर्ड फ़ोटोकॉपी होगी। पासपोर्ट के भी हर पेज की कॉपी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कोविड की वजह से खासकर दिल्ली में आपको ग्लव्स और मास्क पहन के जाना है। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, देखिए, वो है कि वो अपने साथ डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाते हैं। जो पेमेंट है, वीज़ा पेमेंट जो है वो सिर्फ कार्ड से होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो प्लीज़ अरेंज कर लीजिए, क्योंकि एम्बेसी कैश में फ़ीस नहीं लेती है। प्लीज़, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हंगेरियन डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जो एम्बेसी है वो जो फ़ीस है वो कैश में नहीं लेती है। आज की डेट में जो फ़ीस है वो है 9,460 रुपये। द एप्लीकेशन फ़ी फॉर हंगेरियन डी वीज़ा इन इंडिया इज़ 9,460 रुपीज़। ये आपको फ़ीस देनी है, ये फ़ीस कार्ड से देनी है। प्लीज़, अगर आपके पास नहीं है, किसी से मांग लीजिए, किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से। और ये क्योंकि इनफैक्ट सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। अब देखिए, फिर इंटरव्यू भी होता है जो हंगेरियन वर्क वीज़ा है उसमें। अब इंटरव्यू बड़ा सिंपल होता है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होता है वहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा कि आप हंगेरी क्यों जा रहे हैं, आप कहाँ पर काम करेंगे, आपका काम क्या होगा, कहाँ पे आप रहेंगे, कितनी सैलरी है आपकी, कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कभी पहले कोई वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, और आपने कोई पहले पीसीसी बनाई थी तो क्यों बनाई थी। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल जनरली आसान होते हैं और आप सच सच बताइए, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनके आंसर। और एक और चीज़ है, मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो हंगरी के रास्ते कहीं और चले जाएंगे, तो एम्बेसी इसको जांचने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। अगर आपका इरादा ऐसा है कि आप हंगरी से कहीं और चले जाएंगे, हंगरी काम नहीं करेंगे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। तो मेरा एक आपको सजेशन है कि वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें आपकी सैलरी भी होगी, आप कितना टाइम काम करेंगे ये भी लिखा होगा, आप कहाँ रहेंगे ये भी लिखा होगा। तो आप अपने पेपर्स को ध्यान से देख लीजिए, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हंगेरी का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।